हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर करुणा गौर बीएससी थर्ड ईयर के लिए इकोलॉजी में क्लाइमेटिक फैक्टर को आगे कंटिन्यू करूँगी, जिसमें हमने पहले देख चुके हैं हम लाइट, वाटर और टेम्परेचर, ये तीन देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता क्या होती है। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, तो इनविजिबल वाटर वेपर्स जो एटमॉस्फेयर में होती हैं उनको हम नमी या आर्द्रता कह देते हैं। तो ये जो है इनकी रिलेटिव वैल्यूज़ जो हैं हम देखते हैं। रिलेटिवली ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा बताई जाती है। नमी जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। अब इसका प्लांट के ग्रोथ के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अब अगर हम देखें तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही तरीके से ये प्रभाव डालते हैं। हम देखें ऑर्किड्स। अब ऑर्किड के बाद ऑर्किड्स क्या हैं? ये एपीफिटिक प्लांट्स हैं। ऑर्किड्स एपीफाइट्स हैं जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, लेकिन ये पैरासाइट नहीं है, परजीवी नहीं है। दूसरे प्लांट के से ये कुछ भी नहीं ग्रहण करते, सिर्फ उनसे सहारा लेते हैं। तो ये कहाँ की, अब इनमें भोजन तो ये स्वयं बना लेंगे फोटोसिंथेसिस से। अब ये इनको वाटर कहाँ से मिलेगा? तो ये एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करते हैं। इनमें एक स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं वेलामेन, जो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को ये यूज़ करते हैं। दूसरे लाइकेन्स हैं, मॉसेस हैं, ये सब ह्यूमिडिटी को भी एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। दूसरा अगर हम देखें तो फंजाई हैं, इनके और जो दूसरे माइक्रोब्स हैं वो अपने स्पोर्स के जर्मिनेशन के लिए जो हैं वो इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से। तो मॉइस्चर जो है या ह्यूमिडिटी जो है वो भी प्लांट के लिए बहुत आवश्यक है। अब नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक गैसेस या गैसेस एंड विंड या एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। हमारे चारों तरफ पाई जाने वाली वायु या कौन कौन सी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारी अर्थ सरफेस से कुछ ऊंचाई पर जाने पर तो ये काफ़ी सघन अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये विरल होती जाती हैं। तो अगर हम इनका देखें कि किस हाइट तक एटमॉस्फेरिक गैसेस पाई जा सकती हैं, तो अप टू द हाइट ऑफ 300 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर पाया जाता है। और अगर इसमें देखें इनकी कंसंट्रेशन की बात करें तो 95% ऑफ द टोटल एयर प्रेजेंट एट द हाइट ऑफ 20 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाएं तो 90% गैसेस जो हैं वो पाई जाती हैं, और रिमेनिंग जो है जो 280 किलोमीटर जो हाइट बची लगभग, उसमें रिमेनिंग 5% गैसेस पाई जाती हैं। अगर हम गैसेस को देखें तो मेनली इसमें एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका लगभग 78% है, जिसका भाग 21% के लगभग ऑक्सीजन पाई जाती है, और 1% में अदर गैसेस होती हैं, जिसमें 0.023% करीब CO2 पाई जाती है। अदर गैसेस में अगर हम देखें तो वाटर वेपर्स हैं, डस्ट पार्टिकल हैं। अदर्स में देखें जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल, स्मोक, सॉल्ट्स, इम्प्योरिटीज़, माइक्रोब्स, पॉलन ग्रेन्स, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें इसमें एटमॉस्फेयर में ये भी पाई जाती हैं। तो मेनली जो है एटमॉस्फेयर को हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर, फिर आता है स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर।
अगर हम इनकी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर को जब हम देख रहे हैं तो सबसे पहले आया ट्रोपोस्फेयर या शोभ मंडल, जिसकी डिस्टेंस होती है अर्थ की सरफेस से देखें तो ये 18 किलोमीटर के लगभग है, और इसका टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट, ठीक है। और इसमें डस्ट पार्टिकल, मॉइस्चर, सीजनल चेंज इसी में होता है, डिस्टर्बेंस इसमें काफ़ी पाया जाता है, शोक पाया जाता है इसमें, नॉट फिट फॉर जेट प्लेन्स और एरोप्लेन्स, और ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसी के कारण एटमॉस्फेयर में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है समतापमंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी हाइट देखें हम तो 18 से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। इसका टेम्परेचर कम होता है, लगभग 0 डिग्री, और इसमें पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर एब्सेंट होता है, काम रीजन होता है, फिट फॉर जेट प्लेन्स और एरोप्लेन्स, और इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर हम जानते हैं ये हमारे अर्थ का अम्ब्रेला है, जो कि यूवी लाइट को डायरेक्ट अर्थ पर आने से रोकती है ये लेयर। फिर आता है मीजोस्फीयर या मध्यमंडल, जिसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर करीब है। इसमें टेम्परेचर और कम होता जाता है, -100 डिग्री तक हो जाता है, और इसमें ये रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब करती हैं, ये वाला एटमॉस्फेयर या ये लेयर। इसके बाद आता है आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर को हम थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। ये 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है, और ये इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है इस लेयर में, और जो है इसमें रेडियो एक्टिव रेज पाई जाती हैं। इसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है आयंस के थ्रू, टीवी, रेडियो, मोबाइल इसी के थ्रू पॉसिबल हैं, और ये ज़्यादातर पाया जाता है पोल्स में, जहाँ की 6 महीने तक अंधेरा रहता है या रात पाई जाती है। आयनाइजेशन होता है इसमें थ्रू यूवी लाइट। नेक्स्ट आता है एक्सोस्फीयर या बाह्य मंडल, जिसकी ऊंचाई जो है 400 से 1600 किलोमीटर करीब होती है अर्थ सरफेस से। इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पाया जाता है। ये रेयर है और मर्ज इन द स्पेस में मर्ज हो जाता है। ये बाह्य मंडल है, यहाँ पर इस एरिया में हम जिसको कहते हैं निर्वात, यहाँ एयर पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है कि विंड, जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं तो उसको हम क्या देते हैं, विंड। अब विंड का भी हमारे या हवा का या विंड का भी हमारे इसमें हमारे प्लांट्स जो हैं, प्लांट के ऊपर हवा भी काफ़ी इफेक्ट डालती है। तो ये कैसे प्रभाव डाल सकती है, जैसे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स है, पॉलिनेशन है, ब्रेकेज है, बहुत से पेड़ इनसे उखड़ जाते हैं बहुत तेज़ हवा जब चलती है, डेसिकेशन हो जाता है, यानी कि पानी की कमी हो जाती है, और इनसे बचने के लिए बहुत सी टिश्यू जो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को भी डेवलप करते हैं बहुत से प्लांट, और इसमें जो है वो कई तरीके से ये एटमॉस्फेयर जो है वो प्लांट्स के ऊपर प्रभाव डालता है। इसमें बहुत से प्लांट जो है डिफॉर्म हो जाते हैं, बहुतों में ड्वार्फिंग पाई जाती है, सॉइल इरोजन भी पाया जाता है विंड की वजह से, जिससे प्लांट जो है वो उखड़ जाते हैं, या मिट्टी जो है वो जो प्लांट मिट्टी को बांध के रखते हैं वो ख़त्म हो जाता है, और उपजाऊ मिट्टी या ज़मीन जो है, भूमि है, वो ख़त्म हो जाती है। तो सॉइल इरोजन में भी विंड का हाथ होता है। ये इसमें सॉइल इरोजन भी क्रिएट करती हैं ये तेज हवाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो तो प्लांट के श्वसन में काम आती है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म
जो रेस्पिरेशन करते हैं तो श्वसन में O2 लेते हैं और CO2 को निकालते हैं। CO2 प्लांट जो है रेस्पिरेशन में O2 लेते हैं, रेस्पायर करते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस में ये CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। तो इन गैसेस का या वायुमंडल का सभी जीवों के जीवन में अत्यधिक महत्व है। तो यहाँ तो बात कंप्लीट होती है क्लाइमेटिक फैक्टर्स की। इसके बाद नेक्स्ट उसमें हम शुरू करेंगे आगे टोपोग्राफिक फैक्टर्स। आप इनको पढ़िए, नोट्स देखिए, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।